अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल तुम संग महकने लगे रास्ते बाय मरियम अज़ीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। लास्ट एपिसोड। मानी बड़ी देर बाद इसके मुंह से निकला, तुम भी ऐसा सोच सकते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं कितनी दफ़ा तुम्हें यकीन दिलाऊं, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे क्यों बस से उतारा गया मैं नहीं जानती। मैं तो उन लोगों के साथ भी नहीं रही, मुझे फ़ौरन पुलिस ऑफिसर्स मिल गए, वो भी तो मर्द थे। और तुम इनके साथ जंगल में रहीं, फिर इनके घर में ठहरी। इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, वो मुझे सिर्फ अपने साथ घर लेकर गए थे क्योंकि मैं ज़ख्मी थी। तुमने देखा भी तो था। ये तो उनका एहसान है कि मुझे थाने लेकर नहीं गए, और ये भी इनका एहसान है कि एक बाइज़्ज़त तरीके से तुम्हारे सामने बैठी हूँ। अब वो बुरी तरह रो रही थी। मैं थक गई हूँ मानी सफाई देते देखते। कम से कम तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। वो शुरू से कानों का कच्चा था और वो जानती थी कि अभी भी वो किसकी ज़ुबान बोल रहा है। तहज़ीब ने आंखें साफ करके इसे देखा। अच्छा एक बात तो बताओ, सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बदल रहे हो तो इससे बेशतर के निकाह के बंधन में बंध कर हम दोनों मजबूर हो जाएं। बेहतर है कि हम इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं। दिल कड़ा करके इसने वो बात कह ही दी जिसे वो सोचती भी नहीं थी। इमरान ने हैरत से इसका चेहरा देखा। इसके रोए हुए चेहरे को देखकर इसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। आई एम सॉरी तहज़ीब, मैं आजकल ख़ुद बहुत कशमकश में हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक अनचाहा दिन जो तुम बाहर गुजार कर आई हो मुझे चैन नहीं लेने देता। खैर मैं सिर्फ ये कहने आया था, कल हम तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाना है। अम्मी भी साथ होंगी। अगर वो कोई सख्त बात कहें तो दिल पर मत लेना। मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं उन्हें रोकूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन अब ख़ुद को अम्मी की बातें सुनने का आदी बना लो। मैंने इन्हें शादी के लिए राज़ी तो कर लिया, लेकिन वो दिल से खुश नहीं। चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। इसने एक नज़र इसके झुके हुए सर को देखा। वो एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। तहज़ीब, कशफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे मतवज्जा किया। इसने चौंक कर सर उठाया। ऐसे क्यों बैठी हो? कशफ खुद भी इसके साथ बैठ गई। बस ऐसे ही। अम्मी कहाँ हैं? अंदर हैं। और अब्बू? वो लाइटिंग वाले को बुलाने गए हैं। लाइटनिंग वाला से दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। कशफ ने परेशानी से तहज़ीब को देखा। वो भी अब मुझ पर शक कर रहा है, जिस तरह चची मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं वो भी अब इसी तरह बोलने लगा है। इसका कहना है मुझसे शादी तो कर रहा है, लेकिन चची की ज़ुबान वो नहीं रोक सकता क्योंकि वो खुश तो पहले भी नहीं थी, अब तो इन्हें मौका मिल गया। कश्यप ने परेशानी से तहज़ीब का चेहरा से देखा। तुम ख्वाह परेशान हो रही हो। मानी तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुमसे शादी कर रहा है। अभी ज़रा चची की बातों में आ गया है। तुम तो इसे बचपन से जानती हो, वो ऐसा ही है तुम्हारे साथ। तुम्हारा और चची के सामने उनका शादी हो जाएगी, फिर देखना बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। कश्यप ने मुस्कुराकर इसकी टेंशन को कम करना चाहा। बचपन से जानती हूँ, इसीलिए तो दुख हो रहा है। कश्यप ने इसकी काफ़ी मध्यम आवाज़ सुनी थी। छोड़ो भी, तुम बस खुश रहा करो। आज दोपहर को कमर आंटी का फ़ोन आया था, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो बेताबी से बोली। तुम सो रही थी, मैंने कहा जगा देती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। वैसे वो शादी पर आ रही हैं, दानियाल भी था। अच्छा, वो मुस्कुराई। फिर कुछ सोचकर इसने कश्यप की तरफ देखा। और कोई नहीं था? तहज़ीब के सवाल पर कश्यप ने गौर से इसके चेहरे को देखा। और किसे होना चाहिए था? कश्यप ने संजीदा से अंदाज में इसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर इसका चेहरा घुटनों पर टिका दिया। आज मैंने दाऊद भाई को फ़ोन किया था। तहज़ीब ने झटके से सर उठाया। क्यों? कुछ मिस कॉल्स आ रही थी। अम्मी ने कहा था कि उन्हें बता दो। उन्होंने क्या कहा? कश्यप ने गौर से इसका चेहरा देखा। इसका एक एक नक्श इसके बारे में जानने के लिए बेचैन था। कुछ ख़ास नहीं। उन्होंने कुछ पूछा क्या? मेरे बारे में? कश्यप की खामोशी पर तहज़ीब ने इसका चेहरा देखा। वो बहुत गौर से इसे देख रही थी। इसने गौर ही नहीं किया वो क्या बोल रही है, अपनी ही धुन में थी।
उन्होंने मेरा नहीं पूछा। और क्यों पूछेंगे, मैं कौन हूँ उनकी? मैं सिर्फ एक गवाह थी, एक विटनेस थी। उन्होंने तो मेरा एक दिन का साथ भी पसंद नहीं किया। तो उम्र भर का हमसफ़र। कश्यप ने बेख्तियार इसके कंधे को हिलाया। तहज़ीब एकदम चौंकी और फिर खामोश हो गई। लेकिन अधूरी बात ने कश्यप के अंदर हलचल मचा दी। कश्यप ने सख्ती से इसे दोनों कंधों से थामकर अपनी तरफ इसका रुख किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है तहज़ीब, मानी के रवैये के अलावा इस हादसे से बढ़कर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि कुछ तो है, मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। इसे बोलता देखकर कश्यप ने इसे टोक दिया और जब वो बोली तो इसका लहजा हारा हुआ था। पता नहीं कश्यप, मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या हो गया है। मैं शुरू से चाहती थी मेरी शादी मानी से हो जाए। मैं खुश भी थी, वो मुझे पसंद करता था, वो सब मेरे अपने हैं, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ना मालूम क्यों अब जब मेरी शादी हो रही है, मेरा दिल क्यों नहीं, क्यों? इसने कश्यप की आंखों में देखकर सवाल किया। कितनी देर वो इसकी आंखों में देखती रही, यहाँ तक कि इसकी आंखों में पानी भरने लगा। कश्यप ने इसे साथ लगा लिया। तहज़ीब इसके साथ लगते ही बुरी तरह रोने लगी। कश्यप, मैं मानी से चीटिंग नहीं करना चाहती। मैं अपनी मोहब्बत सिर्फ इसी के लिए रखना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं कब कहाँ गलती हो गई। जो जगह अपने दिल में चाहते हुए भी मैं मानी को नहीं दे सकी, वो जगह ना चाहते हुए भी दाऊद ने ले ली। हालांकि मैं नहीं जानती दाऊद को मैंने पसंद नहीं, मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई। तुमने इन्हें फ़ोन किया था मदद के लिए, आने वाले किसी ख़तरे से आगाह करने के लिए। क्यों, तुम बताओ, वो क्यों हमारी मदद करेंगे? क्या लगती हूँ मैं उनकी? इन्हें क्या पता कोई इनसे मोहब्बत कर बैठा है, ये जानते हुए कि वो किसी और की अमानत है। लेकिन कश्यप, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस पता नहीं चला जब तक मैं इसके साथ ही, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी, मैं इस शख्स से दूर चली जाऊं। और जब मैं वापस आ रही थी और जिस पर मुझे लगा कि मैं अब दोबारा इन्हें कभी नहीं मिल सकूंगी, वो इदराक का लम्हा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कश्यप ने अपनी पुष्ट पर अपने हाथों की पुष्ट से आंसुओं की नमी को महसूस किया। दाऊद और इसके घर वालों के नाम पर इसके चेहरे पर जो चमक आती थी, इस पर इससे पहले ही शक हो चुका था और आज तो तस्दीक हो गई थी। इसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर तहज़ीब के गिर्द अपनी बाजू का हल्का सख्त कर दिया। तुम कौन सा रोग खुद को लगा बैठी हो तहज़ीब? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दाऊद तुम्हारा नसीब नहीं, वो सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें मिला था। कश्यप ने इसे हकीकत का एहसास करवाया, लेकिन इसके रोने में शिद्दत आ गई। अगर वो मेरा नसीब नहीं था तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे उससे क्यों मिलवाया? तहज़ीब इससे पूछ रही थी, लेकिन कश्यप के पास कोई जवाब नहीं था। तहज़ीब, ये देखो, ये अच्छा है ना? कश्यप ने नीले रंग का जगमगाता सूट इसके सामने किया। हूँ, वो सर हिलाकर इर्द गिर्द बिखरे हुए दूसरे कपड़ों को देखने लगी। तहज़ीब, ये देखो, ये अच्छा है। सादिया बेगम ने पिंक सफ़ेद मोतियों से भरा काम वाला सूट इसके आगे किया। जी, पसंद है? जी, आपको पसंद है तो ले लें। सादिया बेगम ने इसे गुस्से से देखा। बीबी, सूट मैंने नहीं पहनना। लड़कियां शौक़ से सौ चीज़ें लेती हैं, तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। 2 घंटे हो गए हैं बाज़ार में ख्वार होते, लेकिन तुम्हारा मिजाज है कि ठिकाने पर नहीं आ रहा। सादिया बेगम ने बगैर किसी लिहाज के सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी। दुकानदार भी इसकी शक्ल देखने लगा और सर झुकाकर होंठ काटने लगी। तहज़ीब, यहाँ आओ। इसकी मुश्किल इमरान ने आसान कर दी। वो तेज़ी से उठकर इसकी तरफ बढ़ी थी। कश्यप इसके साथ आ गई। मानी, ये कोई तरीका है चची के बात करने का? इमरान ने कश्यप की तरफ देखा जो गुस्से से इसे घूर रही थी। फिर इसने तहज़ीब की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। मैंने पहले ही तहज़ीब से कहा था, मैं अम्मी को नहीं रोक सकता। क्या मतलब नहीं रोक सकते? कश्यप का जैसे मीटर ही घूम गया था। तुमने इसे कोई लावारिस समझ रखा है? अभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि कोई बग़ैर वजह इसकी बेइज्जती करे और तुम इसकी इज़्ज़त करवा सकते हो तो ठीक, वरना अभी 2 दिन हैं। इमरान के साथ तहज़ीब भी हैरत से कश्यप को देखा।
कशफ तहजीब का हाथ थामकर दूसरी तरफ ले आई थी। तुम ठीक हो? कशफ ने परेशानी से इसके सफ़ेद पड़ते रंग को देखा। चक्कर आ रहे हैं, वह बमुश्किल बोली। तुम यहीं रुको, मैं पानी लाती हूँ। कशफ तेज़ी से काउंटर की तरफ बढ़ी और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई और आंखें बंद कर लीं। अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास पर इसने आंखें खोली और सामने खड़े जिस शख्स को देखा, ज़मीन और आसमान इसके सामने घूमने लगे। खौफ से इसकी आंखें फैल गई। तुम्हारे तासुरात देखकर लगता है तुम मुझे पहचान गई हो। वह इसकी खुली आंखों में देखकर मुस्कुराया। जिस तरह मैं तुम्हें नहीं भूल सका, लगता है तुम भी नहीं मुझे भूली। तहजीब के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर मज़ीद इसके करीब आ गया तो वो जैसे एकदम होश में आई। मानी, इसने बेसाख्ता पीछे मुड़कर मानी को आवाज़ दी। इमरान जो अपनी माँ के साथ खड़ा था, इसकी आवाज़ पर हैरत से पलटा। तहजीब के साथ एक अजनबी को देखकर इमरान तेज़ी से इसकी तरफ लपका। क्या हुआ? इसके करीब पहुंचते ही इसका बाजू थामकर इसके पीछे छुप गई। इसके यूँ डरने पर इमरान के सामने खड़े शख्स को देखा। ए मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? इमरान ने गुस्से से इसे देखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इससे बात करनी है। तुम बीच से हट जाओ वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कर लोगे? इमरान ने तैश में आकर इसका गिरेबान थाम लिया। तुम्हारी ये हिम्मत! इससे पहले इमरान मज़ीद कोई हरकत करता, इसने गन निकालकर इसकी पेशानी पर रख दी। इमरान साथ ही इसके पीछे खड़ी तहजीब, हत्ता के दुकानदार और वहाँ पे मौजूद हर शख्स साकित हो गया। अब अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इमरान को धमकी देने के बाद इसने इमरान के पीछे कांपती हुई तहजीब को देखा और अगले ही पल इसका बाजू इसके हाथ में था। मानी पूरा जोर लगाकर चीखी। इससे पहले इमरान कोई हरकत करता, सादिया बेगम ने इसका हाथ पकड़ा। नहीं मानी, तुम नहीं जाओगे। इसके हाथ में गन है, अगर इसने कुछ कर दिया। इसके चेहरे पर खौफ फैला था। इमरान ने बड़ी बेबसी से इसके साथ घसीटती तहजीब को देखा, लेकिन कशफ बहन थी, इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो भागती हुई इसके सामने आई थी। प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। इसने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़े। इसने एक नज़र कशफ पर डाली और मुस्कुरा दिया। सॉरी, मैं ये एहसान आप पर नहीं कर सकता। हालांकि मुझे आप पर तरस आ रहा है, लेकिन मैं अपनी खुशी देखूं या आपकी? इसे नाउम्मीद होकर दुकान में खड़े लोगों पर नज़र दौड़ाई। प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचाओ। वो पागलों की तरह मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। सबको अपनी जान प्यारी थी। बाबर, जल्दी करो। तभी इसका साथी अंदर आया, बाहर तेज़ी से इसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले गया। तहजीब ने हैरत से खामोश खड़े इमरान और सादिया बेगम को देखा और अपने पीछे भागती कशफ को। सदमे ने इसे मज़ीद मज़ाहमत की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। वो एक वैन थी जिसके करीब पहुंचने पर बाबर ने दरवाज़ा खोलकर इसे फेंकने के अंदाज में अंदर फेंका था। गाड़ी चलते ही इसे जैसे होश आया था, इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चुप करो तुम! बाबर ने मुड़कर इसे घूरा, लेकिन इसने चिल्लाना बंद ना किया, बल्कि वो वैन का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश कर रही थी। इसको बेहोश कर दो। इसके कहने पर साथी ने क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल इसके मुंह पर रखा, जिसको इसने हाथ मारकर झटका दिया, लेकिन इस दफ़ा इसने सख्ती से रुमाल इसके मुंह पर जमा दिया। इसने ख़ुद को छुड़ाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। क्लोरोफॉर्म अपना असर दिखा चुका था। इसकी मज़ाहमत कम होते ही वो ख़त्म हो गई और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। वो बरसती हुई नज़रों से जाती वैन को देख रही थी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर एक ख्याल बिजली की तेज़ी से दिमाग में एक गूंजा। उसने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला और तेज़ी से एक नंबर डायल किया। होश आने में इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझल पलकों को खोला। होश आने पर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझल पलकों को खोला था। चकराते सर के साथ वो बामुश्किल उठी। वो कोई कमरा था जहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो ज़मीन पर गिरी थी। कुछ देर तक तो उसे नासमझी में दरो दीवार को देखती रही। इस कमरे में खिड़की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो खड़ी हुई कि तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़े और ज़ोर से इसे पीटने लगी। दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा पीटते पीटते इसके हाथ सुर्ख हो गए। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। तभी बाहर कदमों की आवाज़ उभरी। वो एकदम पीछे हटी। इसके हटते ही दरवाज़ा खुला। बाबर अंदर दाखिल हुआ और इसे सामने खड़ा देखकर वो मुस्कुरा रहा था। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मैं तो डर ही गया था। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसकी तरफ बढ़ने लगा। पीछे पीछे
हटते वो दीवार से जा लगी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, एक माह से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हूँ। जब से तुम्हें देखा है किसी काम में दिल नहीं लगता। मेरे दोस्त कहते हैं मैं किसी काम का नहीं रहा, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। वो अब इसके करीब आकर खड़ा हो गया। जब तुम भाग गई थी तब से तमाम काम छोड़कर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा पता मिला। रोज़ तुम्हारे घर फ़ोन करता था, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिले। कितने दिन तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया, अब निकलोगी अब निकलोगी। लेकिन आज तुम निकली तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। वो बड़े मुतमईन से अंदाज में अपनी आप बीती सुना रहा था, और तहज़ीब दीवार से लगी वहाँ से भागने के तरीके सोच रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं किसी को इतना पसंद करूँगा। फिर गौर से इसका चेहरा देखने लगा। इसके गौर से देखने पर तहज़ीब को अपने सारे जिस्म पर चींटियाँ महसूस होने लगी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बाबर ने कहकर एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। तहज़ीब ने घबराकर अपने दाएं बाएं देखा। अरे तुम डर क्यों रही हो, और ये क्या आंसू बहाकर अपनी खूबसूरत आंखों पर जुल्म क्यों कर रही हो। बाबर ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे। तहज़ीब ने नफ़रत से मुंह फेरा। इसके अंदाज पर वो महसूस हुआ। तहज़ीब ने दोबारा इसकी तरफ देखा। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे घर जाना है। तहज़ीब की बात पर वो हंसा, जैसे कोई लतीफ़ा सुना हो। तुम क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें यहाँ अपनी दास्तान सुनाने आया हूँ। अब तुम्हें यहीं रहोगी, भूल जाओ सब कुछ, छोड़ आई हो। कहते हुए उसने तहज़ीब का हाथ भी पकड़ लिया। तहज़ीब के मुंह से चीख निकली थी। हाथ छुड़ाने में नाकाम होकर इसने अपने दांत इसके बाजू में गाड़ दिए थे। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, बिलबिलाकर रह गया। बाबर का हाथ घुमा था और इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। अभी वो इससे ना समझती थी कि इसने दूसरा थप्पड़ भी दे मारा, और वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। जैसे एकदम पागल हो गया। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और इस पर लिपटे हुए दुपट्टे को झटके से खींचा। तहज़ीब ने सहम कर अपने करीब आधे बाबर को देखा, और अपनी मौत बाबर की शक्ल में नज़र आ रही थी। तभी बाहर से फायर की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों ने चौंक कर बाहर दरवाजे की तरफ देखा। किसी ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा। पता नहीं क्यों इसके दिल ने बड़ी शिद्दत से उस शख्स को याद किया। बाबर ने इसे छोड़कर अपनी गन निकाली। तभी ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुला। कुछ लोग तेज़ी से अंदर दाखिल हुए, और इस तेज़ी के साथ बाबर ने इसे खींचकर खड़ा किया था और अपनी गन इसकी कनपट्टी पर रख दी। अगर मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। बाबर ने बुरी तरह गिरफ्त में जकड़ी इस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। जबकि तहज़ीब की नज़रें सामने उठी तो पलटना ही भूल गई। अभी इसने पूरी शिद्दत से जिसे याद किया वो इसके सामने था। कई आंसू लड़क कर अपने गालों पर फैल गए, और वो सब इस पर गन ताने खड़े थे। वैसे तुम्हें दाद दूंगा एसपी, बड़ी क्विक सर्विस है तुम्हारी, लेकिन अफसोस इस दफ़ा तुम्हारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। तुम्हारा पल्ला बाबर से पड़ा है। लड़की को छोड़ दो। इसकी बकवास के जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोल सका। इसे मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। वो गन इस पर ताने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दाऊद ने इतनी सख्ती से दांतों को दबा रखा था कि इसकी कनपट्टी की रगें उभर आई थीं। तहज़ीब इसे देख रही थी। एक पल के लिए दाऊद की नज़र बाबर से हटकर इससे टकराई थी। वही एक नज़र इसकी हिम्मत बढ़ा गई। तहज़ीब ने पूरा जोर लगाकर अपने नाखून इसके बाजू में गाड़ दिए थे। सिर्फ एक सेकंड के लिए इसकी नज़र चूकी और दाऊद की गोली इसके बाजू को चीरती हुई निकल गई। लड़खड़ाया और तहज़ीब के गिर्द इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। अगले ही लम्हे वो भागकर दीवार से जा लगी। 4 पुलिस ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर इसे पकड़ लिया, और इसमें से 2 ने इसके हाथों में हथकड़ियाँ बांध दी। इसने नज़र हटाकर दाऊद तहज़ीब की तरफ मुड़ा, जो ज़मीन पर बैठी थी। उसके सामने 2 जानों होकर बैठ गया। तहज़ीब इसके झुके सर को देखकर इसने इसे पुकारा था। इसने नज़रें उठाकर दाऊद को देखा। अगले ही पल वो इसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। दाऊद ने इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ किए। सब ठीक है,
इसकी आंखें देखते ही इसे तसल्ली हुई। दाऊद हसन के पुकारने पर वो दोनों ने हसन की तरफ देखा। हसन ने तहजीब का दुपट्टा इसकी तरफ बढ़ाया था। दाऊद ने दुपट्टा अच्छी तरह इसके गिर्द लपेट दिया। इसकी नज़र इसके बाजू से निकलते खून पर पड़ी थी। इसने गौर से तहजीब के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ निचले होंठ से खून रिस रहा था। गालों पर भी उंगलियों के निशान थे। इसे जाने क्या हुआ, वो एकदम उठा और अगले ही पल इसने भारी बूटों से बाबर को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? वहाँ मौजूद सब लोग हैरान परेशान दाऊद को देख रहे थे। हसन और काशिफ एकदम आगे बढ़े। दाऊद, कूल डाउन, छोड़ो इसे। हसन ने खींचकर इसे पीछे किया। तहजीब सब भूलकर हक्का बक्का दाऊद की जुनूनी कैफियत देख रही थी। अचानक वो रुक गया था और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ले जाओ इसे, दाऊद ने इंस्पेक्टर को इशारा किया था। एसपी, तुम क्या समझते हो मैं सारी उम्र जेल में ही रहूँगा? कभी बाहर नहीं आऊँगा। मैं जल्द वापस आऊँगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना इसे। वो इतनी मार खाने के बाद भी धमकी देने से बाज नहीं आया। तहजीब के करीब पहुंचकर वो फिर रुक गया। तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। तहजीब ने घबरा कर दाऊद को देखा, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। ले जाओ इसे, वो धाड़ कर बोला था। हसन ने पीछे मुड़कर देखा। तहजीब की आंखें बंद थीं। वो यही समझा वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो होश में आ चुकी थी। तहाँ वो अभी इनका सामना करना नहीं चाहती थी। जब वो घर से निकली थी दोपहर थी और अब रात हो गई थी। वो लोग पता नहीं इसे कहाँ कहाँ ले आए थे और इसे कहाँ लेकर जा रहे थे। इसने गर्दन घुमाकर कार ड्राइव करते दाऊद को देखा। ये तो अच्छा हुआ हम इसे फॉलो कर रहे थे। दूसरा ये कि कशफ ने फ़ोन कर दिया था, वरना देर हो जाती। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके जज्बातीपन के पीछे क्या मुहर्रक था, हसन जानता था। तहजीब नहीं, वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि वो मोहब्बत के इस सफ़र में अकेली है। इसके होने वाले शौहर ने इसे मुसीबत के वक्त छोड़ दिया, तो ये क्यों इसकी खातिर यूँ दीवाना हो रहा था? बात तो साफ थी, लेकिन इसका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये इसके लिए अपनी जान को क्यों ख़तरे में डालेगा? वो एकदम उठ बैठी। दाऊद ने मिरर से इसे देखा। हसन ने भी मुड़कर देखा। तुम ठीक हो तहजीब? हसन के पूछने पर उसने सर हिलाया। इसके बाद वो यूं ही बैठी रही, लेकिन खुद पर वक्फे वक्फे से दाऊद की नज़रें महसूस कर रही थी। घर पहुंचने पर इसके पांव कांपने लगे थे। दीवारों पर लाइट्स तो लगी थी, लेकिन रात होने के बावजूद किसी ने इन्हें जलाया नहीं था। वो दोनों के हमरा घर के अंदर दाखिल हुई थी। लाउंज घर लोगों से भरा था, जो इसके रिश्तेदार थे और परसों होने वाली शादी की शिरकत पर आए हुए थे। इन सब के दरमियान सादिया बेगम ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। असगर साहब और सुबैदा बेगम का सर झुका हुआ था, इनकी बातें सुन रहे थे, जबकि कशफ किचन के दरवाजे पर लगी ज़ारो कतार रो रही थी। इन तीनों के अंदर दाखिल होने पर सबसे पहली नज़र कमर बेगम की पड़ी थी, जो तहजीब की शादी में शिरकत के लिए आई थी। लेकिन यहाँ किस्सा ही अजीब था। दाऊद और हसन ने ना समझने वाले अंदाज में इन लोगों को देखा। इसे देखकर कमरे में मौजूद आवाज़ें खामोश हो गईं। फिर सादिया बेगम की आवाज़ आई, लो आ गई महारानी मुँह काला करके। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, इसकी शय पे हुआ है ये सब कुछ। वो लड़का पागल था जो इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। इस मिसनी की मासूमियत की पट्टी बंधी है सबकी आंखों पर। देखो, अब 2 दफ़ा अगवा हुई है। उन्होंने इमरान की तरफ देखकर जताया, जो बहुत गुस्से से इसे देख रहा था। तहजीब का दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। मैं आज आखिरी बार बात करने आई हूँ। मैं एक अगवाशुदा लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मेरा एक ही बेटा है। मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए ये ऐबदा लड़की ही रह गई है। देखें, आप गलत समझ रही हैं। हसन ने आगे बढ़कर इन्हें समझाना चाहा, तो उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। बस जी, आप लोग तो कुछ ना बोले, हमारे घर का मामला है। हसन ने तहजीब का चेहरा देखा, जो लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ रहा था, जबकि दाऊद का चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो गया था। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी तहजीब, तुम इतना गिर सकती हो। इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें अपना रहा था, लेकिन तुम फिर भी मेरी अम्मी सही थी और तुम गलत। उसने बड़ी नफ़रत से तहजीब को देखा। तहजीब बहुत कुछ बोलना चाहती थी,
लेकिन इसकी ज़ुबान ने जैसे इसका साथ छोड़ दिया और दाऊद का सब्र जवाब दे गया था। बस अचानक दाऊद की ज़ोरदार आवाज़ पर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। बहुत हो गया, आप लोग बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म भी हमें आनी चाहिए, सादिया बेगम हाथ नचाकर बोली। देखो मियाँ, ऐसे लोग हमदर्दी के काबिल नहीं होते। इसकी मासूमियत पे मत जाना। इसके करतूत सबके सामने हैं और तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो इससे कर लो शादी। एक पल के लिए दाऊद बिल्कुल खामोश रह गया। इसने सोचा क्या था, किस्मत कभी इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। इसने कमर बेगम की तरफ देखा जिन्होंने मुस्कुराकर जवाब हाँ में दिया। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। वो न जाने क्या समझी, तंजिया नज़रों से इसे देखने लगी, जबकि दाऊद की खामोशी ने तहजीब को अंदर तक तोड़ दिया। मैं तहजीब से शादी करने के लिए तैयार हूँ, अभी और इसी वक्त। दाऊद के कहने पर असगर साहब और ज़ुबैदा बेगम ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, लेकिन इसके चेहरे पर इसके फैसले की मजबूती साफ नज़र आ रही थी। सादिया बेगम का मुंह खुले का खुला रह गया। वो तो समझ रही थी वो इनसे तहजीब के लिए भीख मांगेंगे। इमरान एकदम बाहर निकल गया। भाई साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? कमर बेगम ने असगर साहब से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसे एतराज़ कर सकता हूँ? आप लोग तो फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगियों में आए हैं। मैं निकाह ख्वाह को अभी बुलाता हूँ। हसन के बोलने पर दाऊद ने इसे रोक दिया। एक मिनट। हसन के साथ बाकी सब भी हैरत से इसे देखने लगे। आप एक बार तहजीब से भी पूछ लें, इसकी ज़िंदगी का सवाल है। कशफ जो खामोश तमाशाई बनी थी सब देख रही थी, तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि तहजीब क्या चाहती थी वो अच्छी तरह जानती थी। आप निकाह ख्वाह को ले आएँ, इसने हसन से कहा था। तो हसन एक नज़र दाऊद को देखकर बाहर निकल गया और इसके पीछे दानियाल और दाऊद भी। कुछ लम्हों की बात थी। वो तहजीब असगर से तहजीब दाऊद बन चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तक इसे पता ही नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में वो शख्स हमेशा के लिए आ जाएगा जो इसके लिए सिर्फ एक सोच थी। वो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में ज़मीन को घूर रही थी जब कमर बेगम कमरे में दाखिल हुई। इसको प्यार करने के बाद वो ज़ुबैदा और असगर साहब से मुखातिब हुई। हम रुखसती अभी करना चाहते थे, फिर मैंने सोचा अभी तहजीब की कंडीशन ऐसी नहीं। तहजीब, आपके पास हमारी अमानत है। हम 2 हफ्ते बाद रुखसती कर ले जाएंगे। असगर साहब और ज़ुबैदा बेगम ने इनकी बात से इत्तफाक किया। अरे ये क्या कर रही हो? कशफ की आवाज़ पर तहजीब घबराकर उछल पड़ी। दफ़ा हो जाओ, आराम से नहीं बोल सकती थी? मैं डर गई। तहजीब ने अपने सीने पर हाथ रखकर कशफ को घूरा। अच्छा, तुम डर गई थी, हालांकि तुम डरती नहीं, डराती हो। तहजीब ने कोई जवाब नहीं दिया। शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कशफ इसे देख रही थी, जो मेहंदी के पीले सूट में सादगी में भी गज़ब ढा रही थी। कल मेहंदी थी। दाऊद और इसकी फैमिली लाहौर गेस्ट हाउस शिफ्ट हो चुके थे। आज असगर साहब ने इनकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया था। कशफ, वो लोग अभी आए नहीं? तहजीब की बेचैनी पर कशफ खिलकर मुस्कुराई थी। आ गए, इसीलिए तो तुम्हें बुलाने आई थी। अच्छा, वो एकदम कॉन्शियस हो गई। दाऊद भाई नहीं आए? कशफ के बताने पर तहजीब का जगमगाता चेहरा एकदम बुझ गया। क्यों? मुझे क्या पता। कशफ ने कंधे उचकाए। अब तुम नीचे आ जाओ, कशफ कहकर बाहर निकल गई, जबकि तहजीब की आंखों में आंसू आ गए। इन 2 हफ्तों में दाऊद ने इसे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो खुद को तसल्ली देती रही, लेकिन आज जब सब आए और वो नहीं, कई वहम थे जो इसके इर्द गिर्द अपना जाल बुनने लगे। कशफ एक बार फिर अंदर दाखिल हुई। तुम अभी यूं ही बैठी हो? कहते हुए इसने गौर से इसका चेहरा देखा। तुम रो रही हो? इसके आंसू की रवानी में इजाफा हो गया। कशफ ने परेशानी से पीछे देखा और दरवाजे में खड़े दाऊद ने इसे उंगली से इशारा करके बताने से मना किया। क्या हुआ तहजीब? कशफ, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि दाऊद ने इस वक्त सिर्फ हमदर्दी में मुझसे शादी कर ली और अब वो पछता रहे हों। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम खुद देख लो ना, कभी उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया और अब आए भी नहीं। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा ली हैं।
मैं इनसे प्यार करती हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि वो भी मुझसे करें। दानियाल ने मुझे बताया है कि उन्हें डरपोक और रोने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अब पता है कि मैं जब भी उनसे मिली हूँ रोती ही मिली हूँ, और उन्हें सोबर लड़कियाँ पसंद है। तुम बताओ क्या मैं सोबर लगती हूँ? इसके पूछने पर कश्यप की हंसी निकल गई। तहजीब ने नाराज़ होकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अच्छा बाबा, नाराज़ ना हो। अगर तुम्हें ये वहम है तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुद दाऊद भाई से बात कर लेती। आखिर तुम इनकी बीवी हो, इतना तुम्हारा हक बनता है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं उनसे ये पूछूं। तुमने नहीं देखा, मैंने उनका गुस्सा देखा है और थप्पड़ भी खाया है। दीप ने अपना गाल सहलाया। तो अब इसका क्या इलाज है? कश्यप ने दिलचस्पी से इसका चेहरा देखा तो तहजीब ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। कोई इलाज नहीं। अब तो मैं इनकी बीवी हूँ, जैसी हूँ उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो मैं आंटी से मिल लूँ। और बेड से खड़ी हुई, लेकिन दरवाजे के करीब पहुँचते ही धक से रह गई। इसने मुड़कर शिकायती नज़रों से कश्यप को देखा जो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। सुना दाऊद भाई, आपकी बीवी को आपसे कितनी शिकायतें हैं? जी, वो तहजीब पर नज़रें टिकाए बोला। आप बात करें, मैं चलती हूँ। तहजीब की नज़रें ज़मीन में गड़ सी गई थी। अब पता नहीं इसने क्या क्या सुना था। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को वो रूप सामने आता है जो वो असल में नहीं होता। जब पहली बार तुम मिली थी तो जानती हो क्या हालात थे। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारा था तो मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें कोई खराश भी लगाएगा तो इसका जो हाल मैं करूँगा इसका भी तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा। वहाँ से तुम्हें मेरे प्यार का अंदाज़ा नहीं हुआ। बोझ को ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो दिल के मकीन होते हैं, और मैं तुम्हारी तमाम हमाकतों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तहजीब ने नज़रें उठाकर इसका चेहरा देखा जो हमेशा की तरह संजीदा था। तसल्ली के लिए सिर्फ इतना ही कहूँ या कुछ और कहूँ? तहजीब की नज़रें झुक गईं। इसने सर नफ़ी में हिलाया। आओ नीचे चलें। तहजीब ने हैरत से इसकी फैली हुई चौड़ी हथेली को देखा और फिर इसका चेहरा। अगले ही पल इसने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। आखिरी सीढ़ी पर इसने अपना हाथ खींचा। दाऊद ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा और मुस्कुराकर इसका हाथ छोड़ दिया।